अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल हो गए हैं और आज मुल्क भर में यौम तकबीर को पूरे मिल्ली जोश और जज्बे के साथ मनाया भी जा रहा है। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया था और खित्ते में ताकत के तवाजुन को बहाल किया था और फिर पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक मनवाया। और यही वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा और इसके साथ साथ एटमी तजुर्बात करके मुल्की दिफा को भी नाकाबिले तस्खीर बना दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी उन्होंने और कहा कि एटमी ताकत का हुसूल एक दानिशमंदाना फैसला था। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी खिराज तहसीन पेश किया और सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पहाड़ों से अल्लाहु अकबर की सदा आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही है और यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद, आजादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का ऐलान है। मुसल्लह अफवाज का यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल हो जाने पर पैगाम भी सामने आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की जामिन है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी है कि मादरे वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का अयादा किया। ISPR के मुताबिक एटमी कुव्वत बनने की ये अजीम कामयाबी कौम के अज़्म इत्तेहाद की एक मुसलसल जदोजहद का नतीजा है और पाकिस्तान की ताज़ीराती सलाहियत भी कौमी अमानत ही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और कहा कि तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद ले आए, हमारे नहीं तो PTI के लोग जरूर कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ सवाल भी किया कि कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील, सौदेबाजी और NRO नहीं है तो फिर और क्या है, समझा दीजिए। तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि वो किससे क्या बात करना चाहती है। ये लोग पहले भी मुज़ाकरात से भागे थे। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हमारे से कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वादा किया लेकिन वादे को वफा नहीं किया गया। मेंबर पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है। इंसाफ लेने के लिए हमें गर्मी में सड़ना पड़ता है। उनका कहना था कि हमारा लीडर तो नाहक कैद में है, केसेस को सुन लिया जाए तो क्या उसके लिए पूरे मुल्क की ऑपोजिशन को एहतजाज करना पड़ेगा। अदलिया पाकिस्तान में बेबस हो चुकी है। आज यौम तकबीर है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल मंजरनामे पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इस बड़ी ताकत के तवाजुन को कायम रखने के लिए जो बड़ी फैसला साजी की कुव्वत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के लीडरान में मौजूद है, उस पर बात करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम में हमने दावत भी दी है। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट सैयद नय्युरुद्दीन साहब, वो हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। दो बड़ी चीजें हैं जो आज शो में डिस्कस करनी है, तो फिरदौस साहब की इजाजत से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यौम तकबीर के हवाले से। नय्युरुद्दीन साहब, एक ऐसा दिन जो बहुत ही जरूरी था देखना, एक ऐसा फैसला जो नागुज़ीर हो चुका था खित्ते में, हमारा घटिया दुश्मन जिसको आप जानते हैं कि अभी उसने क्या किया है कुछ दिन पहले, अगर उस वक्त ये फैसला ना होता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान होता, कितना अहम फैसला था पाकिस्तान का एटॉमिक पार होना। सर माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा रन डाउन दिया है। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू। ये आपका जो सवाल है इसमें मैं यही अर्ज करूंगा कि 14 अगस्त 1947 के बाद जी अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई और दिन अहम है तो वो ये 28 मई 1998 का दिन। अनडाउटेडली, दैट्स राइट। ये हमारे लिए इतना अहम है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को जो अपने जौहरी हथियार के जौहर दिखाने का मौका मिला, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर इंडिया को जरूरत क्या थी, मेरी समझ से बाहर है। 1974 में वो एटमी धमाका कर चुके थे। अच्छा। और पाकिस्तान रिस्ट्रेंट पे था। पाकिस्तान भी कर सकता था, 90 में भी हो सकता था, 95 में भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद भी रिस्ट्रेंट पे अपने आप को रखा हुआ था। तो अगर मई के महीने में इंडिया ये अपने धमाके ना करता जी तो हम शायद अब उसके, मैं समझता हूँ, मशकूर ही हैं
कि हमने ये दिखा दिया कि जनाब आपने अगर 5 किए हैं तो हम 6 कर रहे हैं धमाके, बिल्कुल। और हम आपसे कम नहीं हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी एक बात सोचने की है कि अगर इंडिया ने ना किया होता तो पाकिस्तान के पास, जिसे कहते हैं ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो उठ के एकदम से जनाब न्यूक्लियर धमाका कर दे। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे भी इंडिया को थिंकिंग करनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान को प्रोवोक करके, और फिर अब देखें अभी इंडिया में पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने मोदी को कहा कि तुम्हें सबसे बड़ा जो तुमने जुर्म किया है वो ये है कि तुमने ये क्राइसिस पैदा करके पाकिस्तान और चाइना को एक कर दिया है। तो ये भी वो मोदी पे मलबा डाल रहे हैं। मतलब हर चीज के बात करने का एक एंगल होता है, तो इसका भी ये एंगल है कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह, अब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तो पहले से ही थी जी, लेकिन उसको अब एक तरह से समझ लें कि वैलिडेट हो गई है, बहुत ऐसी वैलिडेट हुई है कि चाइना ने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान की जो सॉलिडेरिटी है और जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जी, वो हमारा एक दोस्ती का मतलब सबसे बड़ा सुतून है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी आप देखें कि चाइना ने इंडिया को जो उनका अरुणाचल प्रदेश है उसके बारे में समझा दिया कि ये सारा इलाका, इसके सारे शहर जो है उसके हमने चाइनीज नाम रख दिए हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें अगर तुमने कोई और गड़बड़ की तो फिर तुम जरा मोहतात रहना। ये उनको पता चल गया है कि अगर उन्होंने कोई अपनी इस तरह की बातें की, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया की राजस्थान से लेके कश्मीर तक अब दोबारा जो है मॉक एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और उन एक्सरसाइजेस में ब्लैकआउट और दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं। बिल्कुल। तो वो कोई दोबारा कोई खेल खेलने का मूड बना रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इंडिया को इस हद तक बेवकूफी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये 10 तारीख की सुबह को दिखा दिया था बुनियानुल मरसूस के मतलब तो नैयर साहब, उसमें बुनियानुल मरसूस के बाद जो सुबकी हुई है ना भारत को, उसके बाद जो पाकिस्तान ने दिखाया कि हम अपने वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो मकसद कहने की ये है कि हमारी जो एक डिफाइंड रेड लाइंस है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो भी इस्तेमाल होंगी। पाकिस्तान को उनको रखना नहीं है। ये तो फिर जीरो सम गेम है ना न्यूक्लियर वेपन्स तो, लेकिन पाकिस्तान इसमें पीछे नहीं हटेगा। ये उस दिन पाकिस्तान ने सिग्नल दे दिया है 10 मई को। ये बहुत बड़ी बात है। फिरदौस साहब आपसे सवाल ये है, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना, चाहे वो इंडिया के बाद बना, और इंडिया ने ही हमें इस नहज पर पहुंचाया कि हम अपने भी एटमी धमाके करें और एक न्यूक्लियर पावर, दुनिया की पहली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बन जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और आज के जितने भी अखबारात हैं अगर हम उठाकर देखते हैं तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो है, और पूरा क्रेडिट वही लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने में, एक न्यूक्लियर पावर बनने में मियां साहब का कितना रोल है? इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको देती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो असल में मोहसिन पाकिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं आया, कोई तस्वीर ही नहीं नजर आई। अगर वो ना होते तो शायद बम ही ना होता। ये एक कौम की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से एक ऐसी हकीकत से मुंह छुपाने वाली बात है जिस पे मुझे बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर बम एंड द हीरो कंसिडर करता हूं। फादर ऑफ द न्यूक्लियर बम। हाँ जी, फादर ऑफ द न्यूक्लियर बम, इररिस्पेक्टिव। और हमें अपने मोहसिनों को भुलाना नहीं चाहिए। जो कौमें मोहसिनों को भुला देती हैं वक्ती मसलहतों की वजह से, वो असल में आज़ाद कौमें नहीं होती। दूसरी चीज नय्यरुद्दीन साहब ने कहा, और बड़े उन्हीं ने साइड ट्रैक करते हुए बात कही, मैं उसको जरा खुल के कह दूं। जी जी। ने कहा कि हम न्यूक्लियर ताकत बने हिंदुस्तान के धमाके करने के बाद। जी। मेरे लिहाज से तो हमें धमाके करने ही नहीं चाहिए थे, हमें पता था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। अच्छा। एंड लेट इंडिया कीप ऑन गेसिंग,
सारी दुनिया को पता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अच्छा। उन धमाकों को करने से हमें जो मुश्किलात पेश हुई एज अ नेशन, वॉज इट वर्थवाइल और नॉट, अब तो वो ये वाली बात हो गई कि क्योंकि हमने कर लिया है तो अब हमने इसको अच्छा तो कहना है। लेकिन कभी इसके ऊपर इल्मियाना गुफ्तगू हो एंड ऑप्शंस के बात हो और डिबेट हो सीरियस किस्म, तो आपको नजर आएगा कि हमें ब्लास्ट करने से इतना फायदा नहीं हुआ जितना न्यूक्लियर बम बनाने से हुआ। ठीक। सबको पता था। अब आपके पास अगर एक आदमी है, वो रईस है, क्या उसको हीरे के हार और हीरे की अंगूठियां पहनने की जरूरत है अपनी रियासत दिखाने के लिए? उसको तो वैसे ही लोग जानते होंगे, उसके कारोबार के साइज से, उसके जो कुछ वो फैक्ट्रियों का साइज होगा, जमीनों का साइज होगा, पता चल जाता है कि इसकी अंदाजन दौलत कितनी है। सही। अब फील्ड मार्शल की ताकत फील्ड मार्शल की होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है, फील्ड मार्शल एक सर्मोनियल पोस्ट है जी। उसका सिर्फ एक ही फायदा है, अब कोई मिलिट्री कोर्ट के अलावा उनकी कहीं ट्रायल नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें करने की होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ बताने की होती हैं कि है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर हम नहीं करते न्यूक्लियर ब्लास्ट तो हमारे लिए ज्यादा आसानियां रहती एंड वी कुड हैव ट्रेडेड इट मच बेटर। चलेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना फिरदौस साहब। अब ये बता दें कि इसका क्रेडिट आप देते किसको है? सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को या मियां साहब का भी कोई रोल है इसमें? देखिए, असल में तारीख वाइज चले। अच्छा। डॉक्टर कदीर खान किसके पास आए? जुल्फिकार अली भुट्टो के पास आए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एग्री किया कि यस, इफ इट इज डूएबल आई विल डू इट। उनके साथ किस किस ने कॉपरेट किया? कुछ को हिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया, कुछ को हिस्ट्री ने नहीं रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। उनके तो नाम लिए जा सकते हैं, जैसे सेठ आबिद साहब है, आगा सन आबदी हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी जगह एक किरदार अदा किया इन एक्वायरिंग एंड गेटिंग दी पार्ट्स एंड द टेक्नोलॉजी जो नीडेड थी। समर मुबारकमंद साहब भी, समर मुबारकमंद साहब भी। मैं सिर्फ उन लोगों के नाम लेना चाहता हूं जो अब दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। इससे कि वो जो दुनिया में हैं इस वक्त, वो बेचारे कहीं ट्रबल में ना आ जाए, तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। फिर पाकिस्तान ने एक्चुअली 1981 में डॉक्टर कदीर खान के लिहाज से हमने बम बना लिया था और हम 81 से बैठे हुए थे और हम ब्लास्ट नहीं कर रहे थे। वो 1998 में इंडिया ने जो ब्लास्ट किया तो एक डिबेट और एक प्रेशर आना शुरू हुआ कि हमें भी साबित करना है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी क्या है। ठीक है। अभी भी आप देखिए, पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, हीलियम बॉम्ब भी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं ये इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। लेकिन हम इसको डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे। इसे क्या हमें जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर होना। जैसे आप देखिए, बड़ी खामोशी से आप बैठे रहे, जो कुछ भी आपके पास ये शेडोज है, कितना हमने शेडोज के बारे में सारी दुनिया को बताया कि हमारी एक तंजीम शेडोज के नाम से भी है जो साइबर अटैक करेगी। अब उसने साइबर अटैक किया तो इंडिया बाय सरप्राइज। इसी तरह जो आपका PL-17 का प्लेटफॉर्म है जी, जिसको आपने बाखूबी इस्तेमाल किया, और वो जो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपने AWACS को गिव अप करके उसको इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि आपके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी कंपेयर टू इंडिया है, और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को आपने दंग कर दिया। ठीक। कि पाकिस्तान ने कितनी, और हमने जो साथ किया है, हमें मशकूर चाइना का भी होना चाहिए कि जिसके साथ ताउन में हुआ, उसका सही मानों में फायदा भी चाइना को पहुंचेगा। ठीक। कि चाइना की जो ये पार्ट ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी ऑर्डर जितनी तेजी से बढ़ेगी, उसकी अगर हमें कमीशन भी मिल जाए तो शायद हमारे IMF के कर्जे खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नय्युरुद्दीन साहब, आपसे सवाल ये है कि अभी आपने देखा
कि भारत ने जिस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, इतनी एजिटेशन की, मुज़ाहमत की, पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा ड्रोन्स फेंके, आबादी के ऊपर जो इश्तियाल अंगेज़ी या जिस तरह से जंग वो पाकिस्तान पर कर रहा है, अगर आज हम एक न्यूक्लियर पार न होते, उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने ये एटमी धमाके नहीं किए होते, जिस तरह से फिरदौस साहब कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी नहीं था, बस आप एटॉमिक पार थे, न्यूक्लियर पार थे, बस ठीक है, काफ़ी है, दिखाना या बताना मकसद नहीं था, ज़रूरी नहीं था। क्या आप भी ऐसा समझते हैं सर? देखें, नकवी साहब की बात में वजन तो है, क्योंकि उसकी मिसाल इसराइल है। इसराइल ने तो कोई धमाका नहीं किया, लेकिन पता तो है उसके पास 12 बम है, यानी गिनती तक भी लोगों को पता है। सही। तो लेकिन मैंने इस बारे में जो लोगों से बातचीत की है वो ये कहते हैं कि हमने कोल्ड टेस्टिंग बिल्कुल जिस तरह अभी नकवी साहब ने बताया कि अर्ली 80s में कर ली थी, लेकिन डाउट रह जाता है। और जो मुल्क के लाइफ एंड डेथ के मामले होते हैं ना, वहां आप डाउट को छोड़ नहीं सकते कि जी होगा नहीं होगा। तो इसलिए टेस्टिंग जो थी पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी नीड थी जो करनी पड़ी, वो हमने और जो की गई, राइट सर? इसमें आप यू कैन नॉट टेक चांस। देखे ना, आपने एक पिस्टल बना लिया है, अब आपको पता है इसमें गोली डालेंगे तो फायर करें तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो होता है ना, कई दफा पिस्टल से फायर नहीं भी तो होता है ना। हाँ। देन व्हाट? तो ये टेस्टिंग जो है वो मेक श्योर करती है कि जी इसमें अब कोई फर्दर जो है खुदा ना खास्ता जैसे कहते हैं ना मिस होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि जो हमने एटमी धमाके किए वो हमने दूसरों को दिखाने की बजाय या दुनिया को बताने की बजाय ज्यादा इसलिए किए कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हो जाए, हमें पता हो कि हमने क्या चीज बनाई है और वो कितनी हद तक एक्यूरेट है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक है। अब जब अभी आपने देखा कि जंग हो रही थी, इसके अंदर इंटरवीन किया सर ट्रंप ने, अमेरिका आया, और एक खबर हम गोदी मीडिया पर देखते रहे, आपने भी देखा होगा कि उनके जो एनालिस्ट हैं वो बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि भाई हमने जाकर उनके बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा दिए हैं और वहाँ से अखराज होना शुरू हो गया है गैसेस का और वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी लीक हो रही है। सर ये किस किस्म की खबरें हैं, ये किस किस्म का मीडिया है, ये कैसी चीज़ें फैलाई जाती हैं? ऐसा भी क्या पॉसिबल है, होता है ऐसा क्या सर? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब इस जंग में उन्होंने जितना अपने आप को खुद डैमेज किया है ना, वो एक लाफिंग स्टॉक बन गए पूरी दुनिया में। जी। नतीजा क्या हुआ है, कराची भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया, लाहौर भी टेक ओवर कर लिया, इस्लामाबाद में भी फौजें आ गई, ये सारी बातें उन्होंने की हैं इस तरह की। और पाकिस्तान के जहाजों की भी उन्होंने गिनती भी बता दी कि इतने फलां जहाज, इतने फलां जहाज जो है वो जनाब हमने मार गिराए, ये हुआ और वो हुआ। तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो गई। अब नेक्स्ट राउंड अगर खुदा ना खास्ता होता है तो उसमें जो भी क्लेम करेंगे वो उसको जो है ना कहते हैं कि कोई उसको मानेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? तो इंडिया ने किसी का नुकसान नहीं किया, इंडिया ने अपना नुकसान किया और ये बात अब वहां सबको पता चल गई है। उनके अपने लोग जो ये जो गोदी मीडिया है और जो आरएसएस और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके जिस तरह से वो लत्ते ले रहे हैं वो देखने से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल आप ठीक वो कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि उनको तो अब मैं समझता हूँ मोदी को रात को नींद नहीं आती होगी जो उसके साथ उनका मीडिया कर रहा है, मीडिया वाले कर रहे हैं। देखिए मोदी की क्या ताकत है, 38% ही है ना, इससे ज्यादा वोट तो नहीं मिले उसे। बाकी 62% मुल्क जो है वो तो मोदी नहीं है, या वो आरएसएस नहीं है, या बीजेपी नहीं है वो। और गवर्नमेंट भी उनकी जो है वो ऐसी है कि जिसमें एक छोटी पार्टी जो है, हमारे यहाँ भी छोटी पार्टी सपोर्ट देके गवर्नमेंट बनाती है, तो अगर वो पीछे हट जाए, इस सारी बदनामी का बोझ वो कहे कि हम नहीं उठाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सुबह उनकी गवर्नमेंट गिरी होगी। बिल्कुल और इसके बड़े चांसेस हैं, इसके बहुत चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए मुझे तो यहाँ तक लगता है कि इतनी बदनामी, और आप उनके वजीर खारजा की खामोशी तो देखें, उससे क्या तो मतलब हवास बाख्ता होने का ये हाल है कि उससे एंकर ने पूछा एक टीवी के कि वेयर वाज यूएसए,
मतलब ये कि यूएसए किसके साथ था, इंडिया या पाकिस्तान के, या किसके साथ था? तो उसने कहा यूएसए वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट्स राइट, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। फिरदौस साहब, अच्छा, आपने मेरा तो पॉलिटिकल इंट्रो भी देखा। इसमें एक बात कल से बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, मैंने भी अपने शो में डिस्कस की थी, कि अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि आपको खान साहब से क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ दें, क्या चीज़ दे दें आपको कि आप उनको रिहा कर देंगे। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अगर आप इस हद तक आ गए हैं तो फिर क्या ये एनआरओ नहीं है? क्या आप नहीं समझते कि ये डील की बात कर रही हैं अलीमा खान साहिबा, कि किसी भी कीमत पर कोई भी कीमत अदा करने को हम तैयार हैं, लेकिन खान साहब की रिहाई होनी चाहिए? फिरदौस शमीम नकवी साहब उनके स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ साथ आपने खान साहब का, अभी उन्होंने जर्नलिस्ट से परसों ही बात की, उन्हें कहा मैं 100 साल तक भी रहने को तैयार हूँ, मरने को भी तैयार हूँ जी। तो उसमें से तो कोई बू नहीं आ रही किसी एनआरओ की। अब वो कह किस पैराए में रही हैं? वो कह रही हैं इस मुल्क के अंदर खान साहब की रिहाई के लिए जी क्या करने की जरूरत होगी, इससे कि आप अदालतों को मिलने नहीं देते, तारीखें नहीं देते, जिन केसेस में उन्हें बेल मिल सकती है बेल नहीं दे रहे। आप क्या उनके साथ वो रवैया रखे हुए हैं जो एक आम इंसान के साथ रखा जाता? ये तो साबका वजीर आजम है, ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी चेयरमैन हैं, इस वक्त पारे पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर हैं, ये पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं। आप उनकी रास्तों में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? ठीक, ये था सवाल जिसको ट्विस्ट किया जा रहा है। हम तो कोई डील नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं लेट द लीगल प्रोसेस हैपन, यू आर स्टॉपिंग द लीगल प्रोसेस। हम पे 9 मई का चार्ज, हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी कर दो, आप नहीं करने को तैयार। क्यों नहीं तैयार? इससे क्या आपके पास तो सारे सबूत हैं, आपने तो 128 लोगों को मिलिट्री कोर्ट में कन्विक्ट किया है। व्हाई डोंट यू टेक दोस प्रूफ टू द जुडिशियल कमीशन, और इस कैंगरू कोर्ट्स के सामने नहीं, जो असली कोर्ट्स हैं उनके सामने सही है। इससे कि ये 26वीं तरमीम के बाद ये हैंड पिक जजेस, जो कि जिनका मकसद ही इसलिए है कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे, अदल करना नहीं है, ऐसे जजेस के सामने जिनका मकसद अदल करना हो, मकसद हयात वो हो, जो 26वीं तरमीम से पहले के हैं, आप उनके सामने रखिए केस, बनाए उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी। मतलब ये कि एनआरओ की कोई भी इसमें गूंज नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई उनसर नहीं है। एनआरओ की गूंज कैसे होती है? एनआरओ की गूंज होती है जब असेंबली में आप नैब के कानून को तब्दील कर दें। अच्छा, एनआरओ की गूंज उस वक्त होती है जब जो साहब सदारती महल में बैठे हुए हो अपनी वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर ले। एनआरओ की वो होती है कि जब आप अक्सरियती जजेस का फैसला तब्दील करवा लें पार्लियामान के एक्ट के जरिए। एनआरओ की सहूलत वहां नजर आती है जहां आप कानून जो है वो उस तारीख से नहीं, पिछली तारीख से इतलाक करा दें। एनआरओ की बू उधर आती है जहां 13 जजेस के फैसले को 11 जज की बेंच सुनती है। एनआरओ की बू उधर आती है जहां रिव्यू पिटीशन जो है वो ऑथर जजेस नहीं रिव्यू कर रहे होते, नए जजेस कर रहे होते। एनआरओ की रिव्यू वहां आती है जहां हाथ मरोड़ के लोगों के ऊपर जुल्म करके, अगवा करके, उनके वोट हासिल करके 26वीं तरमीम पास करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये तो फिरदौस साहब आप एनआरओ की बू उधर आती है जहां आप केपी की सेनेट मुकम्मल नहीं करते। एनआरओ की बू वहां आती है जहां आप 1 साल से रिजर्व सीट के केसेस को सुनते नहीं और रिजर्व सीट्स पे ख्वातीन को आने नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक। आप तो एनआरओ की बू तो इरफान साहब बताएंगे। इरफान साहब को बड़ा जबरदस्त जवाब फिरदौस शमीम नकवी साहब मिल गया है। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की प्रोग्राम में। सैयद नयरुद्दीन अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त का। और बात कर रहे थे यौम तकबीर के हवाले से, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमने उनसे जाना और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही उनके साथ। और दूसरी हम एक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम एक मजीद एक टॉपिक है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और
अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं है। अफगान तालिबात का फितनुल खवारिज को ये इंतबा सामने आया है और इसको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।